नाजरीन आदाब, मैं दृष्टि गुप्ता हाजिर हूँ हिंदुस्तान की सियासी, समाजी और इक्तिसादी सूरत हाल पर ख़ास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारी इस खास पेशकश में आज बात एंटीबायोटिक्स के मिसयूज़ की। जी हाँ, आसान लफ्ज़ों में कहें तो ऐसा माना जाता है कि इंसान के जिस्म में एक वक्त में 6 अरब से ज़्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं। सच बात यह भी है कि इंसान इनके बगैर अपना खाना भी हजम नहीं कर सकता है और माना यह भी जाता है कि बैक्टीरिया ज़मीन पर 2 अरब साल से इंसानों के बगैर जिंदा हैं। इसी वजह से बैक्टीरिया इस ज़मीन के कामयाब तरीन जानदार माने जाते हैं। लेकिन हम इंसानों ने इनके खिलाफ एक एंटीबायोटिक्स की सूरत में एटमी जंग छेड़ रखी है और हम इंसान ये जंग मुकम्मल तौर पर हारते जा रहे हैं। बैक्टीरिया के खिलाफ जंग की पहली सूरत इंसान के जिस्म में दाखिल होने वाले जर्म्स के खिलाफ एंटीबायोटिक का इस्तेमाल है, जिसके ज़्यादा इस्तेमाल ने ऐसे जर्म्स पैदा कर दिए हैं कि उनके खिलाफ कोई भी एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती और ऐसे जर्म्स की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हम कैसे करें और कैसे ना करें। इसी मसले की संजीदगी को समझाने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे सबसे पहले मेहमान हैं नमस्कार डॉक्टर BL शेरवाल साहब, जो कि डायरेक्टर हैं राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के। हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर ध्रुव चौधरी, आप HOD हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस रोहतक में। हमारे तीसरे मेहमान हैं एम्स में नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट से डॉक्टर RK यादव और श्री गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर चांद वातल जी। जिस तरह से देखा जा रहा है कि दवाइयाँ का असर इंसान पे कम होता जा रहा है धीरे धीरे, एंटीबायोटिक्स का अगर ये यूज़ नहीं करती तो डॉक्टर साहब दूसरी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर देते हैं, अगर वो भी हमारे शरीर पे यूज़ नहीं होती है या असर नहीं कर रही है तो तीसरी दवाई। तो ऐसे ये देखा जा रहा है कि नई नई एंटीबायोटिक्स बन रही हैं और पुरानी एंटीबायोटिक्स ख़त्म होती जा रही हैं, लेकिन जो नई एंटीबायोटिक्स आ रही हैं उनका हॉराइजन कम होता है। तो ऐसा क्यों है? देखिए, वही है, आपको उसको ये डॉक्टर्स को भी समझना पड़ेगा और ये जो उपभोक्ता है इसके अंदर, अगर मैं जो कि लफ्ज़ मैं गलत यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप जिस पे यूज़ कर रहे हैं, मरीज पे कर रहे हैं, उनको भी समझना पड़ेगा। आज के दिन इन्फॉर्मेशन सबके पास है और इस मान लीजिए गला खराब खांसी के साथ पेशेंट आया, आपको भी पता है कि 4 से 5 दिन ठीक होने में लगना है, आपको सिंपल उसके अंदर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चाहिए। अगर डॉक्टर नहीं लिखता तो मरीज जाके लेके आता। दे हैव टू, आपको अपने डॉक्टर पे फेथ होना चाहिए और डॉक्टर को भी ये फेथ होना चाहिए कि पेशेंट मेरी क्या बात मानेगा। अगर किसी कारण से मान लीजिए 5-10% में उसका इफेक्ट नहीं हुआ या निमोनिया में बदल गया तो मरीज आके उसको लड़ेगा नहीं, ब्लेम नहीं करेगा। क्योंकि आज के दिन एक डिफेंसिव मेडिसिन भी बहुत हो गई है कि सबको लगता है कि कहीं कुछ रह ना जाए जिसके कारण मुझको बाद में उसके लिए दोषित किया जाए। तो एक वो चीज़ है जिसके अंदर संवाद बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इसके अंदर जो आपको एंटीबायोटिक्स के अंदर फिर हम उसी बात पे आते हैं, एप्रोप्रिएट डोज, वो जो यूज करना है, प्रॉपर डोज। अगर मान लीजिए किडनी का इन्फेक्शन है, कितनी लगेगी, कैसी लगेगी, वो एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट है अपने, वो आपको यूज करना पड़ेगा। अगर एक चीज अगर हम देख रहे हैं इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है, ये ढूंढने के लिए क्यों नहीं हो रहा, हम क्या करते हैं, एक के बाद एंटीबायोटिक जोड़े जाते हैं। हमको लैब से बात करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब जिस तरह हमारे साथी हैं दोनों, अगर हम अपने सेलोज में नहीं रह सकते, हमें अपने हिस्से से निकल के, क्योंकि हम एक दूसरे के पूरक हैं, लैब्स भी पूरक है, क्लिनिशियंस भी पूरक है। जब वो इकट्ठे बैठते हैं तो कुछ ना कुछ बात, राग तभी निकलते हैं जब आप लोग आपस में संवाद करते हैं। तो जब हम बैठते हैं तो उसका हमको हल मिल रहा है कि कैसे करना है। इसी के अंदर जो आज के दिन एंटीबायोटिक, जो मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि जैसे डॉक्टर चांद वातल साहब हैं या डॉक्टर हमारे शेरवाल साहब हैं, लैब से निकले क्लिनिशियंस को हम इनकी ओर देखते हैं। जब हम मुसीबत में फंसते हैं तो ये हमारे मुसीबत को ठीक करके बताते हैं कि अब आपको क्या एंटीबायोटिक यूज करना है। डोज के लिए हम फार्माकोलॉजिस्ट के साथ बैठते हैं। सो इट इज ए टीम विच विंस, नॉट एन इंडिविजुअल। और उसके अंदर हमको ये देख के करना पड़ेगा कि अप्रोप्रिएट बीमारी डायग्नोस ठीक हो या शक ठीक हो, ठीक तरह की दवाई जो यूज करनी है वो की जाए, ठीक डोज में की जाए, ठीक ड्यूरेशन में की जाए। और जो दवाई कम से कम, जो स्पेक्ट्रम आपका बहुत बड़ा भी हो सकता है, स्पेक्ट्रम दवाई का छोटे से छोटे स्पेक्ट्रम की दवाई, नैरो स्पेक्ट्रम की दवाई यूज़ की जाए ताकि वो किसी और बैक्टीरिया को हानिकारक ना पहुंच जाए। क्योंकि अगर आप ये ध्यान नहीं रखेंगे तो इनके कारण जो जब गलत बैक्टीरिया पनप जाते हैं, हमें ICUs में हम देखते हैं जैसे ड्रग रेजिस्टेंस के कारण पेशेंट्स को फंगल इन्फेक्शन सुपर एडेड हो जाते हैं, आपको क्लोस्ट्रीडिया डिफिसिल एक इन्फेक्शन होता है
आपके पखाने में खून आना शुरू हो जाता है, पेट फूल जाता है। ये ऐसे ऐसे बैक्टीरिया जो पहले हम नहीं देखा करते थे अब आने शुरू हो गए। तो इसलिए हम ये ओ करते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कि हम एंटीबायोटिक इस हिसाब से करें, ये ना हो कि आज से 100 साल पुरानी परिस्थिति आ जाए और जैसे पहले लोग चेचक में चले जाते थे, कॉलरा में चले जाते थे, टाइफाइड फीवर में चले जाते थे। अगर हम उस स्थिति में पहुंचेंगे, जो मॉडर्न मेडिसिन की सबसे बड़ी देन एक एंटीबायोटिक्स है, वो हम वापस अपने गोल्डन पीरियड से डार्क एज में चले जाएंगे। वो हम सबकी जिम्मेदारी। डॉक्टर यादव साहब, आपसे मेरा एक चेंज की बात मैं अभी इस प्रोग्राम के माध्यम से एक बिहेवियर चेंज के लिए बहुत ज़रूरी वो है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि जब कोई मरीज़ बीमार होता है और अस्पताल में दाखिल होता है तो उसके जो दोस्त हैं या उसके रिश्तेदार हैं तो वो उनको जो है ना कुछ करना नहीं है, लेकिन एक कर्टसी विजिट बहुत होती है। हाँ। हम जो है ना मरीज़ का भला नहीं कर रहे हैं, हम उसका नुकसान जरूर कर रहे हैं या दूसरों का नुकसान कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि विजिट ना किया जाए हॉस्पिटल में अननेसेसरी, और ख़ास तौर पे बच्चों को लेके मत जाएं। दूसरा, हैंड हाइजीन, स्वच्छता। अगर हम जितना अपने बिहेवियर चेंज में अपने हाथों की सफाई रखें और स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, उतनी कम इन्फेक्शन होगी, कम इन्फेक्शन एक दूसरे से फैलेगी, कम एंटीबायोटिक लगेगी। तो एक तरह से AMR के लिए वो हमारा बिहेवियर चेंज का एक बहुत बड़ा, अनजाने में मरीज को भी बीमार कर रहे हैं और रिश्तेदारों को भी बीमार कर रहे हैं, क्योंकि वो भी जम्स लेकर के जाते हैं अगर दे करके जाते हैं तो। जी 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 बिल्कुल। डॉक्टर यादव साहब, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि अगर हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं तो हमको एंटीबायोटिक्स को किस हद तक यूज़ करना चाहिए, उसकी एक हद क्या है, और कितना ज़्यादा यूज़ करने से हमारे शरीर पे उसका इफेक्ट होगा, वहाँ हमको रोकना चाहिए? इस पे मैं कुछ कहना चाहूँगा कि एंटीबायोटिक 90 साल पहले आई है हमारे पास जी, और पिछले 20-30 साल में बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक आई, अच्छी एंटीबायोटिक आई। आप देखेंगे पिछले 5-7 साल में कोई नई एंटीबायोटिक नहीं आ रही। तो हम अपनी सोसाइटी को क्या दे रहे हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ओवर यूज या मिस यूज कर रहे हैं तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए जो जितने बड़े हॉस्पिटल हैं इंडिया में, वो एंटीबायोटिक स्टीवार्डशिप प्रोग्राम स्टार्ट चलाएं, ASP बोलते हैं उसको, कि उसमें कि हमने एंटीबायोटिक पेशेंट को दिया, उसका रिस्पॉन्स क्या है या नहीं है, उस एंटीबायोटिक ने रिस्पॉन्स किया है नहीं किया। ये देखना क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि एक तो हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं, कॉस्ट लग रही है पेशेंट की, पेशेंट ठीक भी नहीं हो रहा है, हॉस्पिटल में ज़्यादा दिन स्टे हो रहा है उसका, और ज़्यादा डेथ रेट हो रही है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप बनता है कि ऐसे प्रोग्राम चलाएं ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। कुछ सरकार ने स्पॉन्सर किए हैं, ICMR ने 2-3 हॉस्पिटल ने उन्होंने की है स्टडी, तो उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। एम्स में भी हुई है वो स्टडी। तो उसमें जैसे ही पेशेंट आया, आपने पेशेंट के सैंपल लिए, आपने स्टार्ट की एंटीबायोटिक। अब आपने जैसे सर है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं सर हैं, डॉक्टर ध्रुव चौधरी ने अभी बताया, तो फिर हम टेस्ट करें, लैब की हेल्प लें। जैसे लैब की रिपोर्ट आई कि कौन सा बैक्टीरिया और कौन सी सेंसिटिविटी है, उसके अनुसार हम चलें। उससे फ़ायदे क्या होंगे कि आपने IV इंजेक्शन दिया है, उसको ओरल में कन्वर्ट कर सकते हैं कि अब हम एंटीबायोटिक बंद कर देते हैं। तो एक तो कॉस्ट उससे बचेगा, एक पेशेंट को फिर हम जल्दी डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम बड़े लेवल पे चलें, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा, कुछ जगह तो ऐसा है कि एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा मिल जाती है, कुछ ऐसी जगह जहाँ अवेलेबिलिटी नहीं है। तो हमने बैलेंस बनाना पड़ेगा। इसके लिए बड़े लेवल पे हमें प्रोग्राम स्टार्ट करने पड़ेंगे ताकि एंटीबायोटिक का अवेलेबल भी हो और मिस यूज़ ना हो और बैक्टीरिया का रेजिस्टेंस ना हो। सर, WHO ने भी एक ग्लोबल इस तरीके का एक्शन प्लान चलाया था, वो उसका कुछ ज़मीनी असर अभी तक कुछ खास दिखाई नहीं दिया। आप देखेंगे तो अगर मैं करेक्ट हूँ तो 2012 में चलाया था ये एंटीबायोटिक यूज वाला, कि आप अभी मिस यूज को रोकें ताकि आगे आपके पास कुछ बास्केट में बचे जी। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम था वो। कितना सक्सेस हुआ ये कहना बड़ा मुश्किल है, पर इनिशिएटिव बहुत अच्छा था जी। नहीं, मैं इसी की कंटिन्यूएशन में, जिस तरह हिंदुस्तान में भी इनिशिएटिव हुआ था चेन्नई डिक्लेरेशन के नाम से, मैं भी उसका पार्टिसिपेटिव था, पार्ट किया था उसके अंदर। सारी सोसाइटीज़ भी इकट्ठे, सबको समझ में आ रही है ऐसा कि नहीं है। तभी हम सारे यहाँ बैठ के इस बारे में बात भी कर रहे हैं। और जो WHO का एक्शन प्रोग्राम है, उसके अंदर IEC प्रोग्राम जो हम करते हैं, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, इट्स ऑल पार्ट ऑफ इट। दिस प्रोग्राम अगेन technically if you see is part of it, government of India is also part of it, ICMR is also part of it, प्रोफेशनल बॉडीज हैं, जैसे हम क्रिटिकल केयर के हैं, हमने इस बारी एंटीबायोटिक की गाइडलाइंस लेके आए हम ICU के लिए कि क्या इस्तेमाल करना, और हम कोशिश कर रहे हैं
कि सारे हिंदुस्तान में उसको डिसेमिनेट करें ताकि एक यूनिफॉर्म पैटर्न आए। लेकिन हिंदुस्तान बड़ा इतना है, विविध इतना है कि कई बार उन चीज़ों में दिक्कतें आती हैं, वो चैलेंजेस हैं। पर सबसे अच्छी बात ये है, डॉक्टर साहब बैठे, हम सारे इकट्ठे बैठे हैं, कि एक आज के दिन इच्छा है कि हमको इस चीज़ को रोकना है, मिसयूज़ को रोकना है। वो सरकार में भी इच्छा है, वो डॉक्टर्स में भी इच्छा है। अब पढ़े लिखे होने के कारण लोग जब पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उसका एक भयावह रूप देख रहे हैं, तो उनमें भी एक इच्छा है। तो सबसे बड़ी बात है कि अब अलाइनमेंट है। अब इस गुडविल को हमको ऐसे कैसे कन्वर्ट करना है, वो देखने की एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपने सवाल पूछा था हद का। जी हाँ। हद का ऐसा है कि एंटीबायोटिक्स के अंदर हमको ये देखना यूज़ करना है, नहीं करना। नहीं करना तो बात खत्म हुआ। जब यूज़ करना है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कौन से शरीर के हिस्से का इन्फेक्शन है। लेकिन यूज तो करना पड़ेगा, जब मर्ज ठीक नहीं होगा तब नहीं, यूज करना पड़ेगा, मजबूरी हो जाती है। हर मर्ज की जब हम बात करेंगे, बैक्टीरियल मर्ज की बात करेंगे। जी हाँ, बैक्टीरियल मर्ज के अंदर डिपेंड करता है कि वो ब्रेन का है, दिमाग का है, सांस का है, किडनी का है, हार्ट के वाल्व्स का है, और कौन से कीटाणु है उसमें। वो डिसाइड करते हैं कि कितने हद तक हमको जाना है। जो डॉक्टर साहब ने बात की, कितना इंजेक्शन से हमको ओरल पे आना है, कितनी जल्दी निपट के आना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें काफ़ी टेक्निकल हो जाती हैं। इसके लिए कोई एक आंसर नहीं हो पाता। तभी आप देखेंगे कि मैं कहूँगा 5 दिन रुक जाइए, डॉक्टर साहब कहेंगे 7 दिन, वो कहेंगे 9 दिन। उसका कोई एक, अगर कोई मुझे पूछे कि इसका एक आंसर नहीं है। इसीलिए हम क्या देते हैं, रेंज देते हैं, 5 से लेके 12 दिन या 14 दिन, जितना डिपेंडिंग अपॉन इट, कितनी आपकी सिवियरिटी है इलनेस की, कितना ऑर्गन डिसफंक्शन है, कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है, वहाँ ड्रग कितना जा रहा है। तो मल्टीपल टेक्निकल फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करता है। जी डॉक्टर चांद, आपसे जानना चाहूँगी कि क्या लगता है कि जैसे कहा जाता है कि सर्जरी के बाद एंटीबायोटिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन जब एंटीबायोटिक्स नहीं बचेंगे या मरीज पे असर करना धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे, फिर उसके बाद की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली मैक्सिमम मिसयूज़ जो हमने अपने शोध किए हैं, इसको हम लो हैंगिंग फ्रूट कहते हैं जी, कि जिस पे कि बड़ा अच्छे तरीके से असर किया जा सकता है और कंट्रोल किया जा सकता है, वो एंटीबायोटिक को यूज़ करते हैं सारे सर्जन्स। वो हमेशा एंटीबायोटिक को यूज़ करते हैं, ज़रूरत है या ज़रूरत नहीं है, तो उसको प्रोफिलैक्सिस कहते हैं। प्रोफिलैक्सिस का एक टर्मिनोलॉजी होती है और उसका टाइम ड्यूरेशन और डोजेस फिक्स्ड होते हैं, लेकिन उस तरीके से कोई भी सर्जन इस्तेमाल नहीं करता है। एक क्लासिफिकेशन उन्हीं की लैंग्वेज में क्लीन सर्जरीज, जैसे हर्निया हो गया, कोई एंटीबायोटिक की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 डोज, अदरवाइज वो भी नहीं। हमारे विशेषज्ञ हैं जो कि पीडियाट्रिक सर्जन हैं, हर्निया करते हैं, कोई एंटीबायोटिक नहीं देते। बाकी और सर्जन्स भी हैं जो सिर्फ 1 डोज देते हैं जब सर्जरी कर रहे होते हैं, उसके बाद कोई एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये इसको परपेचुएट करना मीन्स कि ये बड़ा आसान काम है, क्योंकि और पेशेंट को और कुछ है नहीं, इलेक्टिव सर्जरी है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, सोच समझ के पता है ये करना है और यही बीमारी है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है। तो उस तरीके से कम एंटीबायोटिक का यूज़ होता है। लेकिन 90%, 80 से 90% सर्जन्स ऐसे हैं जो कि 1 डोज कभी नहीं इस्तेमाल करते, कम से कम 3 डोज करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई हद नहीं है। बेशक उसको घर भेज दें अलॉन्ग विद एन एंटीबायोटिक जो कि चलता है। जैसे एक दवाई का कोर्स होता है पूरा 7 दिन का या 10 दिन का, ये वो पूरा करना होता है। कोर्स सिर्फ एक डोज का है जी, जबकि सर्जरी हो रही होती है, और वो अगर 4 घंटे से ज्यादा चली तो एक और डोज और दे देते हैं। और या अगर कोई और किस्म की सर्जरी है, हार्ट सर्जरी है, कुछ है, ओपन हार्ट सर्जरी वगैरह है, उसमें 12-12 घंटे का वो 1 डोज ऐड किए जाते हैं। लेकिन रूटीन कॉमन क्लीन सर्जरीज में 1 डोज से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, या देने की ज़रूरत ही नहीं है अगर उस तरीके की सर्जरीज हैं। तो ये इसको हम लो हैंगिंग फ्रूट कहते हैं, जो उन्होंने बताया एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप में। ये एक प्रोग्राम है उसी के अंडर जिसको कि हैंडल किया जा रहा है अभी, और उसमें अच्छी सक्सेस भी है। काफ़ी सारे सर्जन्स को जब बताया जाता है तो मान जाते हैं, और ये करने वाली बात है कि उनको बताना है, और कई बार वो समझ जाते हैं, और पेशेंट्स का खर्चा ऑलमोस्ट आधा हो जाता है। क्योंकि एंटीबायोटिक बहुत महंगे हैं, क्योंकि मन में उनके भय होता है कि कहीं कुछ हो गया तो क्या होगा, हो गया तो क्या होगा, फियर ऑफ अननोन कि कुछ नुकसान हो गया तो इसी फियर के चक्कर में एहतियातन लोग बीमारी होने से पहले ही एहतियात के तौर पे दवाई खा लेते हैं कि भाई फ्लू फैल रहा है, मैं दवाई खा लूं पहले ही, मैं को बीमारी नहीं लगेगी। तो ये भी एक वजह है। देखिए जो इस तरह की बीमारी आपने फ्लू की या कि इनको एक ही चीज़ है, वो जो रोक सकती है दवाइयों से एकदम नहीं रुकेगा।
वो इम्यूनाइजेशन है, वो एंटायरली एक डिफरेंट टॉपिक है। जब भी आप बच्चों में आपने देखा होगा, आपके भी बच्चे होंगे कि किसी को डिप्थीरिया का लग रहा है, किसी को काली खांसी का लग रहा है, टेटनस का लग रहा है, ब्रोंकाइटिस आजकल बहुत ज्यादा है। उन चीज़ों में फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन जब आप फ्लू की भी बात करते हैं, वहाँ भी वैक्सीन है जो फ़र्क करती है। तो ये मिथ है कि सबको, अगर वो ही डॉक्टर चांदवतल साहब ने जो बोला उसी को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँ। मान लीजिए कोई मेनिंजाइटिस हो गया किसी को, आप उसके संपर्क में आए, या किसी को उसी तरह के मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन बोलते हैं, उसके अंदर एंटीबायोटिक्स यूज़ कर लेते हैं प्रोफिलैक्सिस के लिए, ताकि वो भी 48 से 72 घंटा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। आपने अभी टीबी की बात की, टीबी के में ये कहा जा रहा है कि पहले एंटीबायोटिक्स असर करते थे 98% लोगों पे, लेकिन आजकल एंटीबायोटिक्स असर करते हैं खाली 8% लोगों पे। तो टीबी के लिहाज में उस बीमारी में भी लगता है एंटीबायोटिक्स कम काम करते हैं। इसके तपेदिक में, हाँ तपेदिक में, देखिए तपेदिक एक बैक्टीरियल बीमारी है और उसके अंदर बाय एंड लार्ज जो भी हम आ रहे हैं देख रहे हैं, हमारा हिंदुस्तान का जो डाटा है उसके अंदर अभी भी प्राइमरी रेजिस्टेंस जिसके कारण आप बात कर रही हैं वो दवाई पे डिपेंड करता है, बट बाय एंड लार्ज 2 से 4% है। INH का थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन रिफैम्पिसिन का 2 से 3%, 4% से ज़्यादा नहीं है। इसका अभिप्राय ये है कि अगर मैं 100 मरीज तपेदिक के देखता हूँ, टेस्ट करता हूँ, 96 से 98 में जो दवाइयाँ इफेक्टिव हैं वो चल रही हैं। ठीक है, एक आदमी ऊपर नीचे चल के करता है। पहली बात तो ये है, जो हमें रेजिस्टेंस उसमें मिल रहा है उसमें मेजॉरिटी प्रैक्टिकली ऑल वो पेशेंट्स हैं जो पहले ट्रीट किए गए हैं और जिन्होंने पूरा इलाज नहीं करवाया है। क्योंकि नंबर इतना ज़्यादा है कि वो चाहे 4% और 2%, जैसे मैं रिफैम्पिसिन का है इस समय हम लेके चलते हैं 2 से 4% का रेजिस्टेंस है, लेकिन जिसने पहले वो दवाई ले रखी है उसके अंदर वो 14 से 17% है। INH का प्राइमरी रेजिस्टेंस जो सेकंड दवाई है वो लगभग 10 से 14% है, लेकिन जिसने दवाई ले रखी है वहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा इंसिडेंस है। तो मतलब अभिप्राय कहने का ये है कि अगर पीछे दवाई ले रखी है तब हम ड्रग रेजिस्टेंस फैक्टर्स या और होते हैं, किसी को डायबिटीज़ है या HIV का इन्फेक्शन है, उस तरह की चीज़ें लेके चलते हैं। बट एंड ऑफ द डे वो भी आपको मानना पड़ेगा कि बैक्टीरियल डिजीज है, जो प्रिंसिपल बैक्टीरियल डिजीज को मैनेजमेंट में होते हैं प्रैक्टिकली वही वहाँ फॉलो होते हैं, सिर्फ उसका इलाज लंबा हो जाता है। डॉक्टर शेरवाल साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि अब फाइनली हमने जैसे बात करा एंटीबायोटिक्स के मिसयूज पे, तो एक आम आदमी को किस तरीके से इससे बचने के लिए उपाय करने चाहिए, जीवन शैली अपनानी चाहिए, वो आपके एक्सपीरियंस से क्या होना चाहिए? जीवन शैली जैसे मैंने पहले बताया कि बिहेवियर चेंज की हमने बात की, हैंड हाइजीन की, और जहाँ तक बात है आम आदमी की रेजिस्टेंस से बचने की, तो ये ऐसा नहीं कि आदमी को नहीं बचना है, आदमी को अवेयर होना है। हाँ, अवेयर होना है। तो इसीलिए जो है हम जो सारी बातें कर रहे हैं उसके अंदर आम आदमी भी एक स्टेक होल्डर है। उसको मान लीजिए किसी को डायरिया है या जुकाम है, वो जाता है डॉक्टर के पास और वो डॉक्टर ने एंटीबायोटिक लिख दी है कोई, जिस दिन एक आम नागरिक डॉक्टर को कहेगा कि डॉक्टर साहब मेरे को ये पता लगा था या टीवी में मैंने प्रोग्राम देखा था उसमें ये था कि अगर ये पहले दिन जाओ या दूसरे दिन जाओ आप, अगर ये खांसी जुकाम है या डायरिया है तो ये एंटीबायोटिक तो नहीं देनी, आप क्यों दे रहे हैं? तो ये उस दिन उसको समझ आ जाएगा। तो उसका काम जो है बेसिकली एक चौकन्ना रहना है कि अगर उसको कोई दवाई दे रही है तो पूछे वो डॉक्टरों को इस दवाई का क्या असर होगा, ये क्या काम करेगी, तो उसका राइट है वो। ऐसा नहीं है कि जो उसने दिया और उसको जो है ना, या कई बार ऐसा देखा जाता है कि डॉक्टर का इंटरेस्ट नहीं है, उसने बताया कि आप जाइए और कॉमन मेडिसिन क्रोसिन दे दी जैसे बुखार के लिए, लेकिन वो इंसिस्ट करते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब वो इंजेक्शन लगाइए या एंटीबायोटिक दीजिए, जल्दी जाना है, मेरे को स्कूल भेजना है बच्चे को, या मेरे को टूर पे जाना है जल्दी ठीक तो मैं जल्दी ठीक होऊंगा। तो ये एक गलत भावना है लोगों में कि मेरे को एंटीबायोटिक मिलेगी तो मैं जल्दी ठीक हूँ। अगर वो वायरस है या प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है तो वो उसे ठीक ही नहीं होगा। तो इसलिए ये इंसिस्ट करना, डॉक्टर को एग्जामिन करने दीजिए। बेसिकली एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कोई भी मरीज हो, वो काउंटर पे दवाई ना ले, हमेशा 1 दिन 2 दिन बुखार अगर हो तो आप कॉमन जो मेडिसिन है वो जैसे क्रोसिन मैंने बताया वो सर ले सकते हैं आप, लेकिन उसके बाद अगर आपको लगता है तीसरे दिन भी आपको बुखार रहता है तो फिर आप कंसर्न डॉक्टर के पास जाइए, जो मर्ज जो स्पेशली डॉक्टर होते हैं जिसको हम सुपर स्पेशलिस्ट बोलते हैं, तो उनके पास जाइए। चाहे वो किडनी के डॉक्टर हैं जैसे डॉक्टर यादव हैं, नेफ्रोलॉजी की अगर प्रॉब्लम है आप वहाँ जाइए,
अगर चेस्ट एंड पल्मोनरी मेडिसिन की है तो डॉक्टर ध्रुव चौधरी जैसे हमारे साथ बैठे हैं आज, उनके पास जाइए। तो ऐसे ही जो है वो अपने अपनी एरिया के एक्सपर्ट हैं, उसमें जो एंटीबायोटिक काम करेगी वही लिखेंगे वो जी। तो वो एक तरह से दूसरे पेशेंट में आजकल मेडिसिन पेशेंस खत्म होता जा रहा है, वो चाहते हैं भागती दौड़ती जिंदगी में इसको ठीक करने के लिए हमारे पास कम समय है तो हम ज्यादा। हाँ, तो ये जल्दी एक ठीक सोच बदलने की जरूरत है एक्चुअली खुद पर जो है। ये डॉक्टर के ऊपर एडवाइस अगर वो कर रहे हैं तो उसकी एडवाइस माने वो आपके भले के लिए कह रहे हैं। जी बिल्कुल। चांद साहब, आपका मैसेज जानना चाहूँगी कि किस तरह जो मरीज़ हैं या जो आम लोग हैं जो एंटीबायोटिक्स के यूज़ से बचना चाह रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को सही करना चाह रहे हैं, विदाउट एंटीबायोटिक रहित अपनी जीवन शैली अच्छी करना चाह रहे हैं कि हमें ज़रूरत ना पड़े नॉर्मल बीमारियों में भी, तो उनके लिए आपका मैसेज क्या है? डॉक्टर शेरवांग ने तो बहुत अच्छे से बता दिया। हाँ जी। ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और हमारी संस्कृति में एक बड़ी ही अच्छी बात ये है कि हम अभिनंदन किसी का भी करते हैं तो हाथ जोड़ के करते हैं। हम ये अंग्रेज़ों वाला काम हमने अब सीखा है, हैंडशेक करते हैं। ये हैंडशेक जो करते हैं ये कहानी है जो एक बंदे से दूसरे बंदे तक अपने कीटाणु जो है हम ट्रांसफ़र करते हैं। हम अगर जेब में रुमाल भी रखते हैं तो वो अगर छींकते हैं तो उठा के जेब में डाल देते हैं, तो यहाँ का यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। या हाथ पे ऐसे कर देते हैं, करना ही है तो इधर एल्बो में करिए, आप हाथ भी नहीं शेक करेंगे। यहाँ कोई आपके यहाँ ऐसे करके शेक नहीं करेगा तो आप आगे नहीं ले जा रहे। तो ज़्यादातर तो नमस्ते करिए, आप भी सुरक्षित हैं, वो बंदा भी सुरक्षित है। दूसरी चीज़ ये है, मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता, लेकिन एक लीडरशिप क्वालिटी और लीडरशिप हमें चाहिए अपने मेडिसिन में। एक लीडरशिप चाहिए जो कि एक पॉलिटिकल विल हो कि ये काम हमने करना है। ओवर द काउंटर हमें एंटीबायोटिक सेल नहीं करने हैं। एक अच्छा काम गवर्नमेंट ने ज़रूर किया कि एंटीबायोटिक जो भी हैं उन पे लाल रंग का एक लाइन खींच दी है, स्ट्रिप लगा दी है, ताकि कॉमन मैन को पता लगे कि ये मैं एंटीबायोटिक ले रहा हूँ और इसका डोज लिखा हुआ है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 6 दिन इस तरीके से लिखा हुआ है, तो उनको ये पहचान है, तो उससे उनको पता लगेगा कि ये क्या है। दूसरी चीज़ मैं बताना ये चाहता हूँ कि पहले आज से कोई 30 या 40 साल पहले केन्स में हम देखते थे कच्चा तेल खाने का या केरोसिन का सब कॉमन साइट थी। ये सब अब हम नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि एक लेजिस्लेशन हो गई, एक ISO आ गया, वो बंद कर दिया गया। अब ये पता नहीं मुझे कि ग्रामीण क्षेत्र में वो कच्चा तेल वगैरह उस तरीके से बनता है नहीं बनता है, लेकिन विल थी, उसको बंद कर दिया गया और वो अब नहीं होता है। ऐसे ही अगर पॉलिटिकल विल है, अक्रॉस द काउंटर एंटीबायोटिक नहीं बेचना है तो ये किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि किया नहीं जा सकता है। और ये एक धरोहर है जो डॉक्टर ध्रुव कह रहे थे, हमें अपने बच्चों को देना है। हम क्या देंगे उनको? ये एक ग्लोबल वार्मिंग, मैं इसे कहता हूँ, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो डेवलप हो रही है ये इक्वलेंट टू ग्लोबल वार्मिंग है। आपके पास मॉडर्न मेडिसिन काम नहीं करेगा। आपके जो इतने चमत्कार हो रहे हैं और ये जो जितने पेशेंट्स सेव कर रहे हैं, या ये ट्रांसप्लांट्स कर रहे हैं, रिनल ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, लिवर ट्रांसप्लांट्स कर रहे हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट्स कर रहे हैं, ये नहीं हो पाएंगे। जी बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अक्रॉस द काउंटर एक ही मैसेज है, अपने आप एंटीबायोटिक ना खाएं, अक्रॉस द काउंटर एंटीबायोटिक ना लें। जी बिल्कुल। डॉक्टर यादव, आपसे मेरा सवाल, एक तो ये मैसेज आप प्लीज़ मुझे बताएं कि आम जनता को मिसयूज़ को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। दूसरा, ये आजकल हैंड सैनिटाइजर्स लोग यूज़ करते हैं, कितना यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अभी मैं थैंक्स कहूँगा सरकार, डॉक्टर शेरवाल और सरकार भी, कि इन्होंने आपके टीवी के माध्यम से बहुत अच्छी बात कही है कि हम एंटीबायोटिक का मिसयूज़ कैसे रोक के, एक तो ओवर काउंटर ड्रग ना दें। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि घर में किसी एक बंदे ने, एक इंडिविजुअल ने दवाई ली और वो बच जाती है एंटीबायोटिक, तो दूसरा वही ले लेता है, चलो इसको यही सिम्टम हुए थे मैं भी वो ले लेता हूँ। तो ये चीज़ जो है कि बची हुई मेडिसिन लेना, ये भी एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कर रहा है, मिसयूज़ कर रहा है। दूसरा, हमारा फूड हाइजीन, ज़्यादातर आप देखेंगे तो जो ज़्यादा इन्फेक्शन है वो इनप्रॉपर फूड की वजह से, कि हाथ नहीं धोए, खाना खा लिया हमने, या खाना बना रहे हैं सिंपल पानी यूज़ कर रहे हैं। तो जो फूड हाइजीन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंटीबायोटिक का मिसयूज़ करने के लिए, रोकना है तो हमने। तीसरा ये है कि सिंपल जैसे कान में दर्द हुआ है तो ये नहीं कि कान की एंटीबायोटिक डाल लें हमें, साइनोसाइटिस हुआ तो एंटीबायोटिक ले लें, या कुछ लूज मोशन हुए तो एंटीबायोटिक ले रहे हैं। इन चीज़ों पे गवर्नमेंट ने
कुछ बड़े इनिशिएटिव चलाने चाहिए कि इन चीज़ों में आप एंटीबायोटिक अपने आप यूज़ ना करें। बड़े बड़े पैम्पलेट लगने चाहिए सारे कहीं पे, ये कॉमन इन्फेक्शन है, यहाँ यूज़ ना करें जी। जो हैंड सैनिटाइज़र का आप बता रहे हैं, ये इसलिए डेवलप किए थे कि पानी की कमी थी वहाँ पे। अच्छा, कि हैंड सैनिटाइज़र का मतलब है कि आपके पास पानी नहीं है, नहीं है, हाँ। और साबुन से हाथ हमारे जो इंडियन कल्चर है वो हाथ धोने का है। हाँ। अगर आप हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो इंडिया में देखेंगे आप एक ड्रॉप डाल लेंगे, बस ऐसे किया और वो जो सारा इन्फेक्शन वो वहीं पे रह जाता है। अच्छा। अगर हैंड सैनिटाइज़र आपने यूज़ करना है तो प्रॉपर यूज़ करें। जी अगर आप देखेंगे कई जगह स्टडी हुई है जहाँ हैंड सैनिटाइज़र यूज़ किया है तो वहाँ इन्फेक्शन रुका है। जी बिल्कुल। डॉक्टर देव, आपसे सवाल है कि क्या आप, एक तो आपका क्या मैसेज है कि लोगों के लिए कि एंटीबायोटिक्स के मिसयूज़ को कैसे रोकें, और दूसरा पोल्ट्री के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको हम किस तरह से रोकें या बंद करें या कैसे उसका यूज़ करें जिससे हम बचे रहें? देखिए, पहला तो सबसे आसान काम है जो सब साथियों ने बोला, सेल्फ मेडिकेशन से बचें। ये तो आदमी के लिए है, दैट इज़ फर्स्ट। कोई दिक्कत लो डॉक्टरी सलाह लें। अब डॉक्टरों के लिए मेरी सलाह ये है कि आंख मीच के एंटीबायोटिक लिखना बंद करें, बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में। मैं अपने डिपार्टमेंट का बताता हूँ, हम सिर्फ 2 या 3 तरह के एंटीबायोटिक हैं जो हमारा टर्शरी केयर रेफरल सेंटर है, ओपीडी से उससे काम चल रहा है। प्लीज़ डू नॉट कम अंडर द रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट शुड आई से, द प्रचार जो उनसा होता है उसका, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। सो डॉक्टर्स की जिम्मेदारी मेरे हिसाब से मरीज से भी ज़्यादा है, नैतिक भी और सामाजिक भी और साथ में प्रोफेशनल भी। सो वो बहुत बड़ी ज़रूरत है। 2, तीसरी चीज़ आपने जो पोल्ट्री या खाने का कहा है, उसके अंदर हमें वेटनरी इंडस्ट्री के साथ उनकी प्रैक्टिसेस चेंज करने के लिए बात करनी पड़ेगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ये ग्रोथ प्रमोटर्स की तरह वहाँ यूज़ होते हैं। तो वहाँ पे क्लीनलीनेस चाहिए, चीज़ें चाहिए, जिसको पोल्ट्री के अंदर प्रोडक्ट्स आपके जो से आ जाएंगे, चिकन्स आ गए, उसके बाद आपका एग आ गया या दूसरा आ गया। एग इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, इट्स वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। देयरफॉर हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो उनकी अगर आप देखते हैं जो पोल्ट्री के अंदर या इवन वेटनरी प्रैक्टिसेस के अंदर भी जो फॉर्म्स हैं या दूसरी चीज़ें हैं, हमको ये देखना है कि उसके अंदर हम प्रॉपर हाइजीन, प्रॉपर चीज़ें रखें और वेटनरी वालों से बात करें कि हर चीज़ के ऊपर उनके इन्फेक्शन रोकने के लिए हम दवाइयाँ डाल के, उनके खाने में दवाइयाँ उनके फूड में एक्चुअली डाली जाती है जिसके कारण वो आ जाता है, वो चीज़ें बंद करें। वो इंडस्ट्री के साथ बैठ के, वो गवर्नमेंट का एक पॉलिसी डिसीजन और इम्प्लीमेंटेशन के लिए वेटनेरियंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि उसको इस्तेमाल करना। और इसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए भी मेरे लिए मैसेज है कि उनके अंदर सेलिंग प्रेशर्स हैं जो उनसे, वो कई बारी दे ट्राई टू प्रेस अपॉन द डॉक्टर्स, और अनफॉर्चुनेटली अर्लियर दे यूज्ड टू बी द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन है। तो इसलिए जिम्मेदारी फिर हम मेडिकल प्रोफेशनल्स पे आती है कि जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है आप पुख्ता करिए कि एविडेंस बेस है कि नहीं, क्या डाटा है, क्या सोर्स है डाटा का, कहाँ से आ रहा है। जैसे आपकी फॉल्स न्यूज़ आती हैं, उसी तरह से आपको इस डाटा को भी देख के, करके, समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसके अंदर अगर हमें अपने बच्चों को, जैसे मैंने कहा, आने वाली पीढ़ी को अगर ठीक रखना है तो प्रॉब्लम ये है कि हमें बहुत जुडिशियस यूज़ करना पड़ेगा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ करना पड़ेगा। और साथ साथ सरकार से मेरी ये रहेगी कि किसी देश के अंदर, मुल्क के अंदर बीमारियाँ एंटीबायोटिक्स या एंटी-टीबी से नहीं गई। पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज, गुड सैनिटेशन, गुड एयर, गुड वाटर, these are 3 essential things. If we take care along with hand hygiene and self-discipline, we can actually bring back the state. बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, शेवा साहब आपका, चांद साहब आपका, आपके सर आपका, ध्रुव सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे मेहमान जिन्होंने बताया हमको इतना सब कि किस तरीके से हम एंटीबायोटिक्स के मिसयूज़ को रोक सकते हैं। हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। हमारा ये खास प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें मेल कर सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।